हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके सब मजे में होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ 18 फरवरी और 20 फरवरी को इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है। एक आईए के लिए है और एक आईए और आईएससी और आईकॉम दोनों के लिए है। सबका इकोनॉमिक्स का पेपर एक ही होने वाला है। तो क्लास 12 का 18-20 फरवरी को जो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होगा उसका ये मॉडल सेट 1 है। ये मॉडल सेट 1 है। इससे पहले मैंने बिजनेस स्टडी का एक मॉडल सेट ऑलरेडी डाल रखा है। नहीं देखें तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट कर लेना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो इसमें इस बार आपका 80 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो रहेगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, बाकी बात जो रहेगा वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए बिना देर का हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर में ये बाइलिंगुअल होने वाला है, तो आपका वर्जन कोई भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों के लिए ये फ्रूटफुल है। तो पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वक्र के संसाधनों में उत्तम विनिधान से दो वस्तुओं का अधिकतम संभावित उत्पाद संयोग को दर्शाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा समाउत्पत्त रेखा, मांग रेखा, कुल उत्पाद वक्र। ये तीनों तो नहीं होगा। हाँ, ये हो जाएगा नंबर डी, उत्पादन संभावना वक्र, जिसको हम लोग पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 2 में, जहाँ पूछा गया है निम्न में से किस प्रश्न का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है। कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। पहला है, बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। देश में संसाधनों का विनिधान कैसे हो। एक फर्म का कुल निर्यात स्तर क्या होता है। एक देश में वस्तुओं की कीमत क्या होती है। ये कौन कौन इसके कैटेगरी का आता है। तो ये हो जाएगा डी, नंबर 1 और 3 जो है, 1 नंबर और 3 नंबर जो है ये इसका कैटेगरी का है, 1 and 3 ओनली। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 3 में, जहाँ पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट यूटिलिटी कैन बी मेजर। किससे उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 3 का डी नंबर, रुपया से। नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है, यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत का लोच मान 2 है तो उस वस्तु की मांग जो है वो क्या हो जाएगी। 2 है यहाँ पर मैं बोला है, 2 है कहने का मतलब है ये बी नंबर हो जाएगा, लोचदार यानी इलास्टिक हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर में पूछा जा रहा है, एक उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है। इसका मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता दो वस्तु के निम्न बंडलों में से किस बंडलों पर उदासीन होगा, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा सी नंबर, ए और डी पर में। ए और डी पे इसलिए बोला गया है क्योंकि ए का वैल्यू 3 और 4 दिया गया और डी का वैल्यू 5 और 2 दिया गया है। नंबर 6 में पूछा गया है, निम्न में से पूरक वस्तुओं का उदाहरण दीजिए। इसमें से कौन जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कैटेगरी में आता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोला गया है कलम, स्याही, पेन बिना स्याही का कंप्लीट नहीं हो सकता, स्याही बिना पेन का कंप्लीट नहीं हो सकता। इसको इस तरह का गुड्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलेंगे। नंबर 7 में है, सामान्यतः एक औसत उत्पाद वक्र का जो आकार होता है वो कैसा होता है। तो इसका आकार जो होगा ये उल्टे यू आकार का होगा। यू ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे होता है। नंबर 8 में पूछा गया, पैमाने का स्थिर प्रतिफल उत्पादन फलन में यदि साधनों को दुगना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि कितनी होगी, वो आपको बताना है। तो इसमें कितना वृद्धि होगा, तो 2 गुना के आसपास इसमें वृद्धि संभव है। इसके बाद 9 नंबर में यहाँ पर मैं एक फिगर दिया गया है, चित्र में आयत ओ ए बी सी क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। ये है आपका ओ ए बी सी, इससे पूछा जा रहा है ये आपका क्या दर्शाता है। तो ये दिखाता है नंबर डी, कुल स्थिर लागत, जिसको टोटल फिक्स कॉस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद आते हैं 10 नंबर में, जहां पूछा जा रहा है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या जो है यानी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म का जो जनसंख्या है वो कितना होता है, वो अत्यधिक होता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पर में क्या रह सकता है, तो सेलर देखने को मिल सकता है। 11 नंबर में पूछा गया है, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म में संतुलन की शर्त निम्न में से कौन सा है। अगर आपको बैलेंस बनाना है, ठीक है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी नंबर, जहाँ पर मैं एम आर इक्वल टू एम सी। एम सी वक्र एम आर वक्र के नीचे से काटता है, वो नीचे से जाकर के इस तरह से कट करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं 12 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है, एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि, कितनी 10% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति जो है 15% बढ़ जाती है। वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि किया जा रहा है, फिर भी उसकी जो पूर्ति की मात्रा है वो 15% बढ़ जाती है। तो वस्तु जो है वो किस प्रकार की होगी, यानी इसमें जो लोच है वो आपको कैसा देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा डी नंबर, इलास्टिक यानी लोचदार।
13 नंबर में पूछा गया है 13 का, कौन सा इसमें से कथन का सही है? एसेसन और रीज़न दिया गया है। एक में दिया गया किसी वस्तु पर इकाई कर लगाने से फर्म की प्रतिपूर्ति वक्र बाईं ओर सरक जाती है। दूसरा है किसी वस्तु पर इकाई कर लगाने से फर्म की सीमांत लागत जो है वो बढ़ जाती है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 नंबर, ए नंबर दिया गया है, बी नंबर, सी नंबर। यहाँ ये दोनों सही है। आर जो है वो सी का सही एक्सप्लेनेशन को बता रहा है, यानी आर जो है ए का। 14 है किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी बैलेंस कीमत पे किस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो संतुलन कीमत में वृद्धि होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा। 15 है व्हेन विल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड राइज, कब जो है अधिक मांग की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। तो उसके लिए कौन सा कंडीशन होगा? तो उसके लिए कंडीशन होगा डी ग्रेटर देन एस, जहाँ पर में डिमांड जो है वो सप्लाई से अधिक हो जाता है। इसके बाद 16 है एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बात किया जा रहा है, यानी ये हो जाएगा ए नंबर। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, प्राइवेट ओनरशिप जो है वो देखने को मिलता है। 17 है मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति का रोजगार में ऑलरेडी है, 10,000 व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। तो बेरोजगारी का जो दर है वो आपको बताना है वो कितना होगा। बेरोजगारी का दर आपसे पूछा जा रहा है, 17 का हो जाएगा सी नंबर। ये कैसे मैंने निकाला है ये आप कमेंट में बताएंगे, कौन सा फार्मूला का इसमें यूज़ किया गया है। 18 नंबर में है अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है? निवेश पूछा गया है, इन्वेस्टमेंट का मतलब आपसे पूछा जा रहा है, वो क्या हो जाएगा? पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में विधि, इंक्रीमेंट इन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स के अंडर में ये आएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 19 नंबर में, जहां पूछा जा रहा है इन विच ऑफ डायरेक्शन द फ्लो ऑफ फैक्टर्स सर्विस टेक प्लेस इन द 2 सेक्टर मॉडल इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आय के चक्रीय प्रवाह में 2 क्षेत्रिक मॉडल में किस दिशा की ओर इसका प्रवाह जो है देखने को मिलता है? तो ये हो जाएगा बी नंबर, परिवार से फर्म की ओर। 20 है सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का भाग होती है? ये कौन सा का पार्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा वैकल्पिक आय, जिसको हम लोग पर्सनल इनकम के कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं 21 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य साधन क्या है? विनिमय का यानी एक्सचेंज का सर्वमान्य साधन क्या है? तो मनी है। 22 है ब्याज दर में वृद्धि से मुद्रा की नकदी मांग में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा बी नंबर। मुद्रा की नकदी मांग में क्या होता है? कमी होता है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे लोग अपने खर्चे को कम करने का कोशिश करेंगे, तो मुद्रा की जो अवस्था है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। 23 नंबर में पूछा गया अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय हैं। निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प आपको बताना है, कौन सा है? पहला है बैंक दर में कमी, दूसरा है प्रतिभूतियों में की बिक्री यानी सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, तीसरा है कोष में कमी, डिक्रीज इन द रिजर्व रेशियोज है। तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा जो आपको सही को दिखा रहा है? तो ये हो जाएगा सी नंबर, ए और सी। इसके बाद हम लोग आते हैं 24 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है? ठीक है, इसको क्या कहेंगे? तो कागजी कर के नाम से हम लोग जानेंगे। तो ये हो जाएगा सी नंबर, संपत्ति कर, जिसको वेल्थ टैक्स बोलेंगे। 25 नंबर है निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है? डायरेक्ट आपसे पूछा गया है डायरेक्ट कर का, तो कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह होता है। आप कमेंट में बताएंगे कि डायरेक्ट टैक्स कैसा है, 2 एग्जाम्पल, और इनडायरेक्ट टैक्स का 2 एग्जाम्पल क्या होगा। 26 में यदि आपके आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपयोग में अपरिवर्तित रहता है तो इस स्थिति में एमपीसी का मान जो है वो क्या हो जाएगा? एमपीसी का मान आपसे पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर, 0 होगा। एमपीसी का फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट में बताना। 27 में पूछा गया निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है, कौन सा जो है एग्रीगेट डिमांड का पार्ट नहीं है वो बताना है। तो ये हो जाएगा डी नंबर, वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यय। 28 है कुल निर्गत में से परिवर्तन में स्वतः निवेश में परिवर्तन का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है? तो वो गुणक के नाम से यानी मल्टीप्लायर के नाम से जाना जाता है। 29 है विदेशी विनिमय की दर जो है वो क्या है? विदेशी विनिमय की दर वस्तु की कीमत, वस्तु की मुद्रा में कीमत नहीं, ये हो जाएगा आपका डी नंबर। डी नंबर में कौन सा ऑप्शन है? देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। इसके बाद 30 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है वस्तु एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के क्या कहते हैं? संतुलन पूछा गया है, ये हो जाएगा सी नंबर, व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड।
यहाँ तक का आंसर मैंने दे दिया है। इसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आपको मैं क्वेश्चन सिर्फ जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ, आंसर आपको खुद से लिखना है। पहला है अवसर 31 से है, अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र को कैसे प्रभावित करती है। उसके बाद है 32 में उपभोक्ता का अधिनियम एकदिष्ट होता है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। 33 है यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग की मात्रा में 8% की वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग की कीमत की लोच जो है वो क्या है। 34 है सीमांत लागत और औसत लागत की परिभाषा दीजिए। 35 में समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के चारों क्षेत्र के नाम लिखिए। इस नंबर में पूछा गया है वर्तमान समय में डिजिटल विनिमय के 4 साधनों को लिखिए। 37 से खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। 38 में सरकारी बजट को परिभाषित कीजिए। इसके बाद आ गया लघु उत्तरीय, इससे पहले अति लघु उत्तरीय था जहाँ पे 39 नंबर से शुरू हो रहा है। सीमांतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं, रेखाचित्र से स्पष्ट कीजिए। जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। 40 है यदि एक फर्म का उत्पादन फलन Q इक्वल टू L 0.5 और K 0.5 है तो श्रम जो है वो 36 है, पूंजी जो है 49 इकाई के नियोजन से वस्तु की कितनी इकाई अधिकतम उत्पादन संभव है। 41 है बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं, रेखाचित्र से स्पष्ट कीजिए। 42 है कि यदि किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। 43 सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए, यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद से किस प्रकार संबंधित है। 44 है आवश्यकताओं के दोहरे संयुक्त की समस्या को मुद्रा किस प्रकार से दूर कर सकती है, ये उदाहरण देके बताना है। 45 में सरकारी बजट का उद्देश्य को बताना है। 46 में यदि अर्थव्यवस्था में स्वायत्ता व्यवस्था वक्त उपभोग की स्वायत्ता निवेश जो है 40 करोड़, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.6 और आय का स्तर जो है 1000 करोड़ हो तो मांग समग्र मांग की गणना करना है। क्या अर्थव्यवस्था में संतुलन, इस तरह का अर्थव्यवस्था में संतुलन संभव है वो बताना है। इसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय जहां पे पूछा गया मांग की कीमत की लोच को परिभाषित कीजिए। मांग की कीमत की लोच प्रतिस्थापक वस्तु की उपलब्धता तथा वस्तु को वैकल्पिक प्रयोग किस प्रकार प्रभावित करते हैं। 48 है पैमाने का प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। एक उत्पादन फलन पैमाने का स्थिर प्रतिफल एवं पैमाने का वर्धमान प्रतिफल कब संतुष्ट होता है, ये आपको बताना है। इसके बाद 49 नंबर में है मान लीजिए कि एक बाजार में 2 फर्म है, फर्म एक की पूर्ति जो है वो S1 है -3 + P, जहाँ P जो है ग्रेटर देन इक्वल है 3 और 0 जो है वो लेस देन P है। फर्म 2 में है पूर्ति वर्ग जो है -10 + 2P है, जहाँ पर में P जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है और दूसरा जो है P जो है वो लेस देन 5 है। तो बाजार पूर्ति वक्र आपको ज्ञात करना है। 50 है GDP का कल्याण सूचकांक क्या है, स्पष्ट करना है। 51 है समग्र मांग से आप क्या समझते हैं, समग्र मांग के विभिन्न घटकों की व्याख्या कीजिए। 52 केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में साख पर नियंत्रण किस प्रकार करता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनका आंसर आप अपने बुक में या आपने ऑलरेडी नोट्स बना के रखा है उसमें आप मेंशन करके उसका आंसर एक अलग जगह से लिख करके इसको अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लेंगे। जहां कहीं भी आप ग्रुप बना के रखें हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड को भी फायदा मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।